हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। तो ये जो वीडियो है ये हमारी सप्लाई सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के 5 केसेस हमने लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिए थे और थोड़ा सा हमने उसका मेजरमेंट वाला पार्ट किया था। आज हम इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मेजरमेंट वाला पार्ट डिटेल में कवर अप करते हैं। तो ये आ गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो वी हैव टू कवर मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेसिकली सप्लाई में दो ही मेथड्स हैं, एक परसेंटेज मेथड या फिर इसी का नाम प्रोपोर्शन मेथड। ये हम लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कवर अप कर चुके हैं, बस उसको रिकैप करते हैं। परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी मेजर करनी है, सेम फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर आपको प्रोपोर्शन मेथड से इसको कवर अप करना है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इसका सिंपल न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। एक न्यूमेरिकल और इसका कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि द प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी वाज 10, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज 10, क्वांटिटी सप्लाइड थी 100, प्राइस बढ़ के हो जाता है लेट सपोज 13। यू हैव टू फाइंड द न्यू क्वांटिटी व्हेन द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी इज़ 2। तो क्या किया मैंने, इलास्टिसिटी का आपको आंसर दे दिया, मैंने आपसे न्यू क्वांटिटी फाइंड करने को बोला। नॉर्मली आपको क्वांटिटी दे रखी होगी तो आप इलास्टिसिटी का आंसर फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि इलास्टिसिटी का आंसर होने के बाद हम इसको कैसे फाइंड करें। सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, इलास्टिसिटी इज़ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो इलास्टिसिटी की जगह पे मैंने रख लिया 2। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, मुझे उसका चेंज नहीं पता इसलिए मैंने डेल्टा क्यू रख लिया। डेल्टा पी इज़ द चेंज इन प्राइस यानी कि 3। प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस इज़ 10 और क्यू यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी इज़ 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू, इसको कट कर लेते हैं, अपॉन 30 इंटू 2। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 60। अब देखिए यहाँ पे अब आपको लगाना है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती ही है, इंक्रीज होती है। सो माय न्यू क्वांटिटी विल बी 160। तो 100 प्लस 60 का चेंज आया, ये था डेल्टा क्यू। तो न्यू क्वांटिटी विल बी 160। अगर यहाँ पे मेरा प्राइस कम हो रहा होता तो मेरी जो न्यू क्वांटिटी होती वो आती 40। 100 माइनस 60, चेंज 60 का था तो न्यू क्वांटिटी 40 आ जाती। ओके तो प्रोपोर्शन मेथड में इतना ही है। इसका जो नेक्स्ट मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वो है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड से अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करनी है तो वो कैसे होगी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये मैंने एक सिंपल सा एक ग्राफ बनाया। ओके, अब मैं आपको एक सप्लाई कर्व देता हूँ। पहले मैं आपको लीनियर सप्लाई कर्व देता हूँ यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला सप्लाई कर्व। तो लेट सपोज मेरा जो सप्लाई कर्व है वो है ऐसे। और अब मैं आपको कहता हूँ कि क्योंकि ज्योमेट्रिक मेथड पॉइंट मेथड भी होता है तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि पॉइंट ई पे आप मुझे मेजर करके बताओ इलास्टिसिटी कितनी है। कुछ नहीं करना आपको, इसको सबसे पहले स्केल लेके नीचे तक ड्रैग कर दो। उस पॉइंट का आप एक नाम दे दो, ये लेट सपोज मैंने इसका नाम बी दे दिया। ये ओरिजिन यानी कि ये ओ हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सप्लाई कर्व की जो ये टेल है इसको एक्सटेंड करना है और इसको एक्स एक्सिस पे चिपकाना है, भले ये कहीं भी जाके चिपके। तो मैंने एक्स एक्सिस को पीछे की ओर एक्सटेंड किया। अब मैं इसकी टेल को स्केल लेके यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे मेरा पॉइंट ये मैच हो जाता है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। अब अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है ज्योमेट्रिक मेथड से तो इलास्टिसिटी कैसे मेजर होगी, जिस पॉइंट पे इसकी ये टेल एक्सटेंड होती है यानी कि पॉइंट ए से लेके ये जो स्ट्रेट वाला एक्सटेंड होता है यानी कि पॉइंट बी, तो ये जो एरिया है ये चला जाता है हमारा न्यूमरेटर में। ए बी की जो लेंथ है वो चली जाएगी न्यूमरेटर में और ओरिजिन से लेके ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से लेके यहाँ वाला पॉइंट, वो चली जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, दोबारा समझिए। जब भी आप सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशन होने के बाद वो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच हो रहा है, उस पॉइंट से लेके यानी कि ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप समझिए कि हमारा ये पॉइंट, ये वाला जो एरिया ए बी,
ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये चला गया हमारा न्यूमरेटर में, और ओरिजिन से लेके ये वाला जो पॉइंट है ये चला जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो यही रूल हमेशा आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या आपको याद करना है, ए बी अपॉन ओ बी। अब आप देखिए ए बी का लेंथ जो है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है और ओ बी की लेंथ मुझे कम लग रही है। तो लेट सपोज इसको मैं 10 बोल देता हूँ और इसको मैं लेट सपोज 5 बोल देता हूँ, या लेट सपोज 6 बोल देते हैं। डिवाइड बाई 6 जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 मतलब इलास्टिक। ओके, अब एक और कर्व देखते हैं। अब मैं आपको एक कर्व देता हूँ, लेट सपोज ये वाला। तो ये हो गया 0, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब मैं आपको पॉइंट देता हूँ, ई पॉइंट पे आपको मेजर करना है, नीचे तक ड्रैग किया, यहाँ पे लिखा पॉइंट बी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये आ गया पॉइंट नंबर ए। फिर से वही फॉर्मूला, ए बी अपॉन ओ बी। अब यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ए बी का एरिया जो है वो कम है और ओ बी का एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो जब आप कम एरिया न्यूमरेटर में रखोगे, ज़्यादा एरिया डिनोमिनेटर में रखोगे, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। तो लेस देन 1 क्या हो गया हमारा, इन इलास्टिक। ओके, एक और केस देख लेते हैं इसका ज्योमेट्रिक मेथड का। अब जो मेरा कर्व है वो है लेट सपोज ये। ओके, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा ओरिजिन। अब मैंने आपको बोला कि इस पॉइंट पे मेजर करो ई पे, इसको नीचे तक ड्रैग किया, ये पॉइंट आया बी। अब इसकी जो टिप है इसको एक्सटेंड करके देखें, ये देखिए ये सीधा जाके ओरिजिन पे मैच हो गया, यानी कि यही पॉइंट मेरा ए बी हो गया। तो ए बी अपॉन ओ बी ऑलमोस्ट सेम एरिया है, क्योंकि जो ए पॉइंट है वही मेरा ओ वाला पॉइंट है। तो ए बी अपॉन ओ बी क्या आंसर आएगा, 1। 1 बोलें तो यूनिटरी इलास्टिक। और ये कंसेप्ट मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केसेस में भी बताया था। कोई भी टिप अगर ओरिजिन पे जाके मिल रही है तो वो यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगी। अगर इसकी एक्सपेंशन करके वाई एक्सेस को कट करके जा रही है तो वो इलास्टिक हो जाएगी। और अगर इसका एक्सपेंशन एक्स एक्सेस पे टच कर रहा है तो वो इन इलास्टिक हो जाएगी। तो ये तीनों पार्ट्स हम लोग पहले भी कवर अप कर चुके हैं। ओके, अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। देखिए फिर से वही कंसेप्ट हम इसमें समझेंगे। अगर आप किसी चीज़ का सप्लाई, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ईजिली चेंज कर पा रहे हो, मतलब ईजिली यू कैन चेंज द सप्लाई, तो द सप्लाई इन दैट केस विल बी इलास्टिक। ओके, सिंपल। और अगर आप किसी चीज़ की सप्लाई को जल्दी से चेंज नहीं कर पा रहे हो, सो इन दैट केस द सप्लाई विल बी इन इलास्टिक। पहला फैक्टर देखते हैं, टाइम पीरियड। अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो जो हम शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा था शॉर्ट रन में आप सप्लाई को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी, क्वांटिटी को जल्दी से इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता। यही अगर टाइम पीरियड हमारा लॉन्ग रन का हो जाता है, लंबे समय की बात होती है, तो इन दैट केस द सप्लाई विल बी इलास्टिक। वहाँ आप जल्दी से सप्लाई को चेंज कर पाओगे क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है। तो जो नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी सप्लाई को बहुत जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो इनके केस में सप्लाई क्या होती है, इनइलास्टिक ही देखने को मिलती है। लेकिन जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसी बनाने वाली कंपनीज़ हैं, तो वो समर्स में ज़्यादा सप्लाई कर सकती हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता, वो विंटर्स में बना के भी उसको स्टोर करके रख सकती हैं। तो इन द केस ऑफ ड्यूरेबल या लग्जरी प्रोडक्ट्स, उनकी सप्लाई ईजिली चेंज की जा सकती है। सो इन दैट केस द सप्लाई विल बी इलास्टिक। नेक्स्ट फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट। मतलब क्या प्रोड्यूसर के पास अपनी सप्लाई बढ़ाने की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं भी या नहीं है। तो फैसिलिटी होगी तभी तो भाई वो बढ़ा पाएगा, यानी कि सफिशेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, सफिशेंट रॉ मटेरियल है, पावर भी है, फैक्ट्री में जगह भी है, लेबर भी है। तो इफ़ द सफिशेंट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, यस, तो द सप्लाई विल बी इलास्टिक। वो आसानी से सप्लाई को बढ़ा या घटा सकता है, इलास्टिक है सप्लाई। लेकिन अगर सफिशेंट फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल, तब उस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। वो जल्दी से सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक फैक्टर हम इसमें पढ़ सकते हैं, रिस्क टेकिंग।
यानी कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर तो वो रिस्क उठा सकता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसमें, तो उसके केस में सप्लाई आपको क्या देखने को मिलेगी, इलास्टिक। वो इजीली सप्लाई को चेंज कर लेगा क्योंकि वो केपेबल है रिस्क लेने में, तो वो घबराएगा नहीं, वो बोलेगा ठीक है मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, बेचूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो इफ़ ही इज़ विलिंग टू टेक द रिस्क, द सप्लाई विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसकी कैपेबिलिटी रिस्क टेकिंग की नहीं है, इफ़ ही कैनॉट टेक रिस्क, तो वो बड़ा सेफ साइड लेके चलता है। वो कहता है यार जब मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं तो तभी प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा ही नहीं। तो इसके केस में आपको सप्लाई ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगी, इन इलास्टिक। एक और फैक्टर है जो हमारी इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर सकता है, वो है नेचर ऑफ इनपुट्स। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके इनपुट्स इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में, तो इनपुट बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में। जैसे मान लो मेरी पिकल बनाने की फैक्ट्री है, अचार बनाने की मेरी फैक्ट्री है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके मसाले, रॉ मटेरियल मुझे बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं, तो मैं इजीली सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो इन दैट केस माई सप्लाई विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर मेरे इनपुट्स मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना रहा हूँ एक हाई सुपर कंप्यूटर, एक हाई एंड लैपटॉप बना रहा हूँ, अब उसमें कोई चिप डलती है, कोई ऐसा पार्ट डलता है जो मुझे अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। एक पार्ट लेट सपोज मेरा ताइवान से आता है, एक पार्ट लेट सपोज यूएस से इंपोर्ट होता है, तो क्या मेरे इनपुट्स ईजिली अवेलेबल हैं? ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं है ना कि मैं फैक्ट्री से बाहर गया, मार्केट से जाके परचेज़ करके ले आया। नो, दैट इज़ नॉट द केस। आप उसे इंपोर्ट करोगे, ऑर्डर्स दोगे, टाइम लगेगा आने में, फिर आपकी फैक्ट्री में मटीरियल आएगा। तो अगर तो आपके इनपुट्स जल्दी से अवेलेबल नहीं हैं, तो कैन यू इंक्रीज डिक्रीज द सप्लाई इजीली? नो। तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। एक लास्ट फैक्टर हम लोग इसमें कवर अप कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर हमारा प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि देयर इज़ राइज इन फ्यूचर प्राइसेस, उसे लग रहा है कि वो फ्यूचर में प्राइस इस चीज़ के बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, अभी वो सप्लाई को लेस इलास्टिक कर देगा, इन इलास्टिक कर देगा। यानी कि अभी सप्लाई कम कर देगा, वो जल्दी से ज़्यादा माल नहीं बेचेगा। वाई? बिकॉज ही विल सेल इट एट अ हायर प्राइस इन फ्यूचर। क्योंकि हम प्रोड्यूसर की मेंटालिटी समझ चुके हैं, उसको चाहिए प्रॉफिट, तो वो वेट करेगा कि जब प्राइस बढ़ेंगे मैं ज़्यादा माल तब बेचूंगा। तो अभी के लिए क्या करेगा वो, एट प्रेजेंट वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा, यानी कि इनइलास्टिक हो जाएगी सप्लाई। और अगर हमारा प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इन चीज़ों के प्राइसेस फॉल होने वाले हैं, देर इज़ गोइंग टू बी अ फॉल इन द फ्यूचर प्राइसेस, तो वो क्या करेगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा अपना प्रोडक्ट बेचने की। क्योंकि बाद में प्राइसेस कम हो जाएंगे तो वो कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचेगा, तो उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इफ़ ही इज़ एक्सपेक्टिंग फॉल इन द फ्यूचर प्राइसेस, तो सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। ओके, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सप्लाई वाला चैप्टर भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।